हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आज का चैप्टर है वेदर रसायन, चैप्टर 3 है। ये वेदर रसायन का सेकंड एंड वीडियो है। आप पहले वीडियो को आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस वाले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉड विभव, मानक इलेक्ट्रॉड विभव के बारे में बताया था। चैप्टर वेदर रसायन चैप्टर को इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी, करंट, चार्ज, वोल्टेज, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इनकी बातें करेंगे। रसायन मतलब केमिस्ट्री में उपस्थित जो केमिकल्स होते हैं उनके केमिकल मैकेनिज्म के बारे में, इन बातों को दोनों को एक साथ पढ़ना है। वेदर रसायन में हम देखते हैं कि करंट पास करवाने पर केमिकल रिएक्शन होती हैं या केमिकल रिएक्शन करवाने पर करंट पास होता है, करंट उत्पन्न होता है, करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रकार का सेल है। हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं इसे। इस टॉपिक में अंदर ये जो सेल हम बनाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर, ये गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस होगा जिसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे और केमिकल रिएक्शंस के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा वो वैद्युत के रूप में प्राप्त होगी। तो गैल्वेनिक सेल एक प्रकार का सेल होता है जो केमिकल ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होंगे और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप आपको वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके एग्जांपल्स होते हैं ड्राई सेल। आपके घरों में जो एवरेडी के बैटरीज होते हैं, घरों में एवरेडी की बैटरी जो आप दीवार घड़ी में इस्तेमाल करते हो, खिलौने के कारों में इस्तेमाल करते हैं, रिमोट्स में यूज़ करते हैं एवरेडी के सेल्स, जिसे ड्राई सेल भी कहते हैं बच्चों। वो हमारे गैल्वेनिक सेल का ही उदाहरण होता है। उन्हें आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों, गैल्वेनिक सेल को से लेक्लांची सेल बनाया गया। लेक्लांची ने अपना सेल बनाया गया था, बड़ा साइज का था। फिर उस सेल को कॉम्पैक्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, ड्राई सेल के रूप में आ चुका है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी क्रियाविधि के हम बारे में बाद में पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल होता क्या है, वो कैसे केमिकल ऊर्जा को, मतलब रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कैसे करंट उत्पन्न होता है, कैसे करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, कैसे बना सकते हैं हम इस सेल को। एक सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम उसे समझेंगे। हमारे पास एक कंटेनर है। इस वाले कंटेनर में हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया है। ZnSO4 का सॉल्यूशन ये रहा। यहाँ पर जिंक उपस्थित है, सल्फेट उपस्थित है, लेकिन जो जिंक उपस्थित है वो Zn2+ के फॉर्म में उपस्थित है, 2+, और सल्फेट जो है वो SO4 2- के फॉर्म में उपस्थित है। जो मेटल है वो मेटल आयन के फॉर्म में उपस्थित होगा। ये हमने एक मेटल को डिप कर दिया है जिसे हम Zn कह रहे हैं। ये जो बन के तैयार हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रोड तैयार हो गया है। अर्ध सेल जिसे कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों से मिलकर सेल तैयार होगा। ये आधा सेल है, इस कारण इसे हम अर्ध सेल या हाफ सेल कहते हैं। देखिए क्या होता है, इसके अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये जो जिंक है वो मेल्ट होना शुरू कर देता है और ये मेल्ट होकर सॉल्यूशन में जाता रहता है, कहीं उड़ के नहीं जाएगा, ये सॉल्यूशन में चला जाएगा। ये जो मेटल है जिंक, जिसका फॉर्मूला है जिंक, सॉल्यूशन में चला जाता है। सॉल्यूशन में जो जिंक होता है वो Zn2+ के फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये हुआ जो जिंक है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि Zn कन्वर्ट हो रहा है हमारा Zn2+ में। मैं यहाँ लिख दिया है मैंने, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। Zn का Zn2+ में कन्वर्ट होना तभी पॉसिबल है जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो Zn2+ में कन्वर्ट हो गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये जो क्रिया है बच्चों, ये ऑक्सीकरण की क्रिया है, क्योंकि Zn पर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2+ का चार्ज है। तो यहाँ पर 0 से +2+ हो गया। ऑक्सीजन संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ गया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये जो क्रिया है हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया है। तो मैं यहाँ वो भी लिख देता हूँ, ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण हुआ है, Zn का Zn2+ में ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण जहां होता है उस वाले टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, इसे याद रखेंगे। जहां ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं। तो ये जो हमारा होगा ये एनोड कहलाएगा। Zn का Zn2+ में कन्वर्ट होना, तो सॉल्यूशन में Zn2+ की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहीं पर आ जाएंगे। मतलब Zn Zn2+ में कन्वर्ट होगा, जो यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से Zn2+ इसमें आ गया, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वो यहीं पर आ जाएंगे। तो जिससे कि जो जिंक का जो रॉड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, वो नेगेटिव हो जाएगा। जिंक नेगेटिव हो गया। यहाँ पर नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा। तो जिंक पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते रहते हैं और जिंक आपका
नेगेटिव होता रहता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये हमने इस वाले कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे जो कॉपर होता है वो Cu2+ के फॉर्म में होता है और SO4 2- के फॉर्म में होता है। Cu2+ भी उपस्थित है, SO4- भी उपस्थित है। इसमें हमने कॉपर को डुबो दिया है। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर है बच्चों। कुछ देर के बाद देखते हैं कि इसके ऊपर कॉपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये इसके ऊपर में परत चढ़ जाती है, धीरे धीरे करके कॉपर की परत चढ़ती जाती है। ये जो कॉपर, एक्स्ट्रा कॉपर आया कहाँ से? सॉल्यूशन में से आया होगा। तो सॉल्यूशन में जो कॉपर था, सॉल्यूशन में कॉपर किस फॉर्म में था? Cu2+ के फॉर्म में था। तो सॉल्यूशन में जो कॉपर था वो इसके ऊपर सॉलिड स्टेट में, मतलब ठोस अवस्था में जमता है, में कन्वर्ट हो जाता है और इसके ऊपर जमता जाता है। तो ठोस अवस्था में तो कॉपर का फॉर्मूला Cu होता है। तो पता चला हमें कि Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन ये लिख सकता हूँ, Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है हमारा, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। Cu2+ का Cu में कन्वर्ट होना तभी पॉसिबल है जब ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ग्रहण करेगा? आसपास से नहीं ग्रहण करता, ये होता है यहीं से ग्रहण करता है, यहीं में से कहीं ना से वो ग्रहण कर लेता है। ग्रहण कौन कर रहा है? ये वाला Cu2+। ये जो Cu2+ है वो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ऐसा होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन Cu2+ के पास आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन Cu2+ के पास आते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है Cu में, जैसे यहाँ बताया गया है। दो इलेक्ट्रॉन Cu2+ के में आएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा और Cu इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। इस वाले मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मैं तो बस एक ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से इस वाले मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने से, यहाँ पर इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कॉन्सेप्ट वही है कि इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने से, इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से नेगेटिव चार्ज आया है और इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं इस वाले मेटल ने, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इन सबको अगर आप वायर से जोड़ दो, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। गैल्वेनोमीटर वही होता है जो धारा की दिशा को बताता है, धारा को मान को बताता है, वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, तो गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, तो तार भी लगा दिया है ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर दे। इलेक्ट्रॉन उधर क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन तो हमेशा उधर मूव करते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो इस पल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, वो जिंक से कॉपर की तरफ होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल में या वोल्टेज सेल में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन जिंक से कॉपर की तरफ होती है। ये भी पूछ सकते हैं, या ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि एनोड से कैथोड। ऑप्शन ये भी लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन एनोड से कैथोड की ओर, क्योंकि ये एनोड है हमारा, ये कैथोड है। कैथोड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करे हैं। इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करना कहलाता है वो अपचयन कहलाता है ना। तो ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ +2+ का चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। 2+ का चार्ज 0 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई। ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम होता है तो उसे हम कहते हैं अपचयन कहते हैं। और टर्मिनोलॉजी के अनुसार जिनमें अपचयन होता है उस वाले टर्मिनल को हम कहते हैं कैथोड कहते हैं। तो ये जो टर्मिनल है हमारा कैथोड वाला टर्मिनल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा टर्मिनल कैथोड का टर्मिनल है। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो आपका आधा सेल बना हुआ है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है और ये जो आधा सेल है ये हमारा एनोड की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जिंक से कॉपर की तरफ, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है एनोड से कैथोड की ओर होती है। हमें एक और बात पता है, हमें टर्मिनोलॉजी ये पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। तो करंट की जो डायरेक्शन है, बाह्यतम सर्किट है, ये आउटर सर्किट है। आउटर सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जिंक से कॉपर की ओर, लेकिन धारा की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कॉपर से जिंक की ओर, करंट की डायरेक्शन कैथोड से एनोड की ओर होगी। तो इस तरह से हमने देखा करंट फ्लो हो गया, कॉपर से जिंक की तरफ करंट फ्लो हो गया। यहाँ पे हमने एक बात और छोड़ दी थी, क्या थी कि सॉल्यूशन में Zn2+ की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, Zn2+ आता जाएगा सॉल्यूशन में, जिससे कि ये जो आपका जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव बनता जाएगा। और यहाँ पर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर Cu2+ कन्वर्ट हो रहा था। ये जो Cu2+ था वो कन्वर्ट हो रहा था, Cu में कन्वर्ट हो रहा था, Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा था। तो Cu2+ की कमी होती जाएगी सॉल्यूशन में। Cu2+ की कमी होने की वजह से SO4 की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि
पहले में शुरू में जब आपने तार से जोड़ा नहीं था, रिएक्शन हुड इस कॉपर को इसके अंदर डाला नहीं था, बिल्कुल शुरू में इस वाले सॉल्यूशन में सिर्फ Cu2 प्लस और SO4 था, दोनों की मात्राएं बराबर थी। इसका मतलब दोनों में जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, सॉल्यूशन न्यूट्रल था। लेकिन Cu2 प्लस की मात्रा कम होने की वजह से, Cu2 प्लस की वैल्यू कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा और नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हमारा नेगेटिव सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन नेगेटिव बनता जाएगा। जितना Cu2 प्लस इसके अंदर इकट्ठा होता जाएगा उतना ही सॉल्यूशन नेगेटिव होता जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, यहाँ सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया। इससे क्या नुकसान हो गए वो भी देख लेते हैं क्या होता है। इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है उधर मूवमेंट करना बंद कर देगा, उधर मूवमेंट नहीं करेगा। हो सकता है शुरू में तो करंट फ्लो हो, शुरू में तो उधर मूव कर जाए, लेकिन धीरे धीरे उनका जो मूवमेंट है 1-2 मिनट के बाद या 1-2 सेकंड के बाद, कुछ पलों के बाद मूवमेंट करना होना बंद कर देगा। क्यों मूवमेंट करना बंद कर देगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज का है, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज पहले से उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन उधर क्यों जाएगा, उधर इतनी दूर वाला रास्ता क्यों अख्तियार करेगा नेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये वाला रास्ता से यहाँ पॉजिटिव की तरह क्यों मूव करेगा? क्योंकि वहाँ पे अगर पॉजिटिव यहाँ पे मिल रहा है, उसके आसपास ही पॉजिटिव उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर मूवमेंट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाने की वजह से इसकी जो पॉजिटिविटी है, इसकी नेगेटिविटी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी। न्यूट्रलाइज करने की वजह से ये तो पॉजिटिव रहेगा नहीं, और पॉजिटिव नहीं रहेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने की आप सोच रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो मूव नहीं कर पाएगा इसमें, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहेगा नहीं, न्यूट्रल बना देगा ये। या ऐसा समझ सकते हैं, ये सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो ये जो नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन होगा, उनके बीच में रिपल्शन फोर्स महसूस करेगा, क्योंकि माइनस नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो हमारा काम होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे न कैसे हट जाए, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज कैसे न कैसे करके हट जाए। इस पॉजिटिव चार्ज को, इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लवण सेतु कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं होता, एक U2 होता है, कांच की प्रणाली होती है, यू आकार का होता है, यू ट्यूब ले लिए, कह दिया ऐसे हमने, कांच की प्रणाली है, उल्टे यू है, देखो बच्चों ये उल्टा यू है, ऐसा होता है, इसे हम उल्टा कर देंगे तो यह बन जाएगा। तो ये यू के आकार का होता है बच्चों, इसे लवण सेतु कहते हैं, लवण भरा होता है इसके अंदर। अगार अगार का सॉल्वेंट भरा होता है बच्चों, ये अगार अगार सॉल्वेंट होता है, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। अगार अगार बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ही बनाएंगे इसे, ठीक है ना। अगर सॉल्वेंट भरा होता है इसके अंदर, और सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स में आप क्या कर सकते हो, KCl ले सकते हो, KNO3 ले सकते हो, आप NaCl ले सकते हो, NaNO3 ले सकते हो, आप NH4Cl ले सकते हो, या आप ले सकते हैं NH4NO3, इनमें से कोई सा भी सॉल्ट ले सकते हैं, सिंपल सॉल्ट आप इसके अंदर लेंगे। ये अगर ऑकल्ट का सॉल्ट भरा होता है इसके अंदर। तो बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऐसे हटाने के लिए, सपोज करो आपने यहाँ पर KCl भर रखा है, इसके अंदर KCl भर रखा है और अगार भर रखा है, तो ये जो KCl में से जो K पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो Cl माइनस इसमें से बाहर निकलेगा, अब बाहर निकल कर Cl माइनस क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा Cl माइनस आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ से K बाहर निकलेगा, K बाहर निकले के के पे प्लस चार्ज होता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा के निकल के इस वाले नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या हमने क्या देखा कि Cl बाहर निकला, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, यहाँ से के बाहर निकला तो माइनस नेगेटिव चार्ज को बाहर न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर आपने NH4Cl ले रखा है तो Cl यहाँ से और NH4 यहाँ पर, आप ये भी ले सकते हो, तो NH4SO4 सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का होल्टो है, ये भी ले सकते हो, मतलब सिंपल सॉर्ट आपने यूज कर लिया। तो Cl यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहा है, कि यहाँ से न्यूट्रलाइज कर रहा है, जिस तो ये जो लिक्विड है आपका, जो लिक्विड आपका न्यूट्रल बन जाएगा, ये वाला लिक्विड भी न्यूट्रल बन जाएगा, और न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, करंट जैसा फ्लो होना था फ्लो होता रहेगा, क्योंकि न्यूट्रलिटी ना होने के कारण, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने के कारण तो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ना होने के कारण करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। अब ये तो सॉल्यूशन न्यूट्रल बन चुका है, यहाँ पे ना पॉजिटिव रहेगा और ना ही ये नेगेटिव रहेगा, और सॉल्यूशन में जो करंट फ्लो होना था, मतलब इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होना था वो फ्लो होता रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो इधर से उधर जाते रहेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला पॉजिटिव चार्ज वो नहीं रहा।
इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकने वाला जो नेगेटिव चार्ज था वो भी नहीं रहा, इसकी पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन नीचे ना रहकर, नीचे ना रुककर वो इधर मूवमेंट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहीं भी जाना शुरू पसंद करते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिलता रहेगा और वो चुपचाप यहाँ पर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा इधर जिंक से कॉपर की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन इधर जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन कॉपर से जिंक की तरफ होगी। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम हो गया। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था, ये जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में की न्यूट्रलिटी को बनाए रखना, इस बार सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को बनाए रखना पहला काम। दूसरा काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट तभी वर्क करता है जब वो पूरा कंप्लीट हो। ये भी कंप्लीट, इससे पहले सर्किट कंप्लीट नहीं था। अगर ये नहीं बना होगा सॉल्ट ब्रिज, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट बस ये रुक जाएगा, बीच में कोई कंप्लीट सर्किट नहीं है। सर्किट को कंप्लीट करने का काम भी ये सॉल्ट ब्रिज करता है। ये बात रखिएगा, दो काम है बस, सिर्फ दो ही काम, कि सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाए रखता है, न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। दूसरा काम है ये जो सर्किट है, सर्किट को कंप्लीट करना। इस वाले गैल्वेनिक सेल को हम रिप्रेजेंट करने एक छोटे से फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जरा उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिंक ले लिया हमने, जिंक लिखेंगे, ये जिंक रहा। और ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन किस चीज का सॉल्यूशन था, ZnSO4 का। तो सिर्फ Zn को रिप्रेजेंट करो आप, Zn2+ लिख लिया हमने। फिर ये सॉल्ट ब्रिज आ जाता है, तो सॉल्ट ब्रिज का साइन ये जो डबल एरो है, मतलब डबल एरो नहीं कह रहा है, ये डबल जो लाइन खींच रखी है मैंने, स्ट्रेट लाइन खींची है, ये सॉल्ट ब्रिज को शो कर रहा है। फिर आ जाता है, फिर ये सॉल्यूशन आ जाता है। सॉल्यूशन में क्या है बेटा, Cu2+ है, तो ये हम लिख देंगे, हम Cu2+ लिख देंगे। फिर हमारा ये कॉपर है, ये कॉपर लिख दिया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों कि जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर Cu2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो टर्मिनल्स है हमारा, ये टर्मिनल एनोड होता है, और ये वाला जो भी ये टर्मिनल होता है ये हमारा कैथोड होता है बच्चों। जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो हमेशा एनोड की तरह कार्य करेगा, जो कम क्रियाशील होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा। अगर आपने जिंक और कॉपर की जगह पर दूसरे एलिमेंट्स यूज करें तब भी वो हमारा गैल्वेनिक सेल ही कहलाएगा। जिंक की जगह पर कोई दूसरे क्रियाशील तत्व इस्तेमाल कर लिए, जैसे आपने यूज कर लिया मैग्नीशियम इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पर कॉपर की जगह दूसरे एलिमेंट इस्तेमाल कर लिए, सिल्वर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिल्वर का सॉल्ट, यहाँ पर अगर सिल्वर ही इस्तेमाल करते तो सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो सिल्वर का सॉल्वेंट होना चाहिए, AgNO3 होना चाहिए या AgCl होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपने मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया तो ये जो सॉल्वेंट होना चाहिए मैग्नीशियम का सॉल्वेंट होना चाहिए, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड होना चाहिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो सकता है, या आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। तो बच्चों मैग्नीशियम हो और मैग्नीशियम का ही सॉल्वेंट हो, सिल्वर हो तो सिल्वर का ही सॉल्वेंट हो, तब भी वो हमारा गैल्वेनिक सेल तैयार हो जाएगा और उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एक और बात बताऊं आपको, अगर सिर्फ आपने अगर जिंक लिया है और कॉपर लिया है तो गैल्वेनिक सेल तो कहलाएगा, वोल्टिक सेल तो कहलाएगा, लेकिन एक और नाम से जाना जाता है उस सेल को, उसे हम डैनियल सेल भी कहते हैं। तो ये हम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डैनियल सेल। तो डैनियल सेल की कंडीशन होती है कि गैल्वेनिक सेल, ऐसा गैल्वेनिक सेल तैयार करें जिसमें जिंक और कॉपर हो। जिंक और कॉपर के अलावा कोई दूसरा सेल, दूसरे एलिमेंट अगर यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आप उसे गैल्वेनिक सेल कहें, वोल्टेज सेल कहें, डैनियल सेल बिल्कुल ना कहें। डैनियल सेल के लिए जिंक और कॉपर होना कंपलसरी है। यहाँ पे देखा हमने करंट फ्लो हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन होने के कारण करंट फ्लो होना शुरू हो गया, करंट स्टार्ट हो गया। और करंट स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल वोल्टेज उत्पन्न होगा और आपका जो सर्किट है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। इससे इतना वोल्टेज उत्पन्न हो, 2-3 वोल्टेज उत्पन्न हो सकता है आपका। इससे ज्यादा हाई जितना कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे बच्चों, इसका ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जितना बढ़ाते जाओगे, इसका कंसंट्रेशन जितना बढ़ाते जाओगे, उतना ही जो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपका आप उतना ही ज्यादा वोल्टेज ऑब्टेन कर सकते हो, उतना ही ज्यादा वोल्टेज आप प्राप्त कर सकते हो। तो आपने देखा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में आपका परिवर्तित हो गया। ये सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसे भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा तरीका है। आप हमेशा एक शब्द याद रखेंगे, उस शब्द से गैल्वेनिक सेल याद करने में आपको आसानी होगी और आप आसानी से वो गैल्वेनिक सेल को पेपर में बना सकते हैं। वो शब्द है लोन, LOAN, लोन, LOAN, लोन कहते हैं। L को हम ले लेंगे लेफ्ट और O को लिख लेंगे हम ऑक्सीडेशन, जिसे हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। तो हमें पता चला कि लेफ्ट में, मतलब ये जो साइड है लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन
लेफ्ट साइड में एनोड होगा, एनोड है और एनोड पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। इसका ठीक अपोजिट अगर लिख लेते हैं, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट में ऑक्सीडेशन का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब इसका रिडक्शन होने वाला है। एनोड का कैथोड हो जाएगा, इसका मतलब इस साइड में कैथोड होगा। नेगेटिव का ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से आप सेल याद करेंगे तो आपको सेल बनाने में बहुत आसानी होगी। ये साइड आपका एनोड और ये वाला साइड आपका कैथोड। लोन बस याद रखना है आपको, LOAN। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू, आज इतना ही।